हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। और ये सारे क्वेश्चंस जो हैं रेलवे के डिफरेंट एग्जाम्स जैसे कि रेलवे एनटीपीसी, रेलवे जेई, एलपी टेक्नीशियन और ग्रुप डी, इन सब सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो जो लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोग 250 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। इसमें बाकी का जो क्वेश्चंस होगा वो सारे डिस्कस करेंगे। और ये जो सारे क्वेश्चंस हैं ये आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं, एसएससी का हो, रेलवे का हो, स्टेट पीसीएस हो, या फिर स्टेट का कोई भी पुलिस हो, दरोगा हो, डिफेंस का एग्ज़ाम हो, हर एक एग्ज़ाम के लिए ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे। और सारे जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत बार रिपीट हुआ है ये सारा क्वेश्चंस। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा एक बार दो बार। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वैसे लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा जो भी अपना तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है इस लेक्चर का, शिक्षा का अधिकार किस वर्ष मौलिक अधिकार में शामिल किया गया? तो शिक्षा का अधिकार जो है, राइट टू एजुकेशन, ये शामिल किया गया था अप्रैल 2010 में। अप्रैल 2010 में शामिल किया गया था किसमें? मौलिक अधिकार में। ठीक है, मौलिक अधिकार में शामिल किया गया था। और ये जो शिक्षा का अधिकार होता है ये कौन से आर्टिकल में इसका मेंशन है? तो ये है आर्टिकल 21A, आर्टिकल 21 में। ठीक है, इसमें इसका मेंशन है। अगला है, भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया? कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो ये है टोटल 11। टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमराव अंबेडकर द्वारा भारतीय संविधान के किसी भाग को संविधान की अनोखी विशेषता भी कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर द्वारा भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की अनोखी विशेषता भी कहा जाता है? तो ये है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, इसी को कहा जाता है संविधान की अनोखी विशेषता। संविधान की अनोखी विशेषता। और ये जो नीति निर्देशक सिद्धांत है इसी को इंग्लिश में कहा जाता है डीपीएसपी। ठीक है, शॉर्ट में इसको डीपीएसपी कहा जाता है, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और ये आर्टिकल जो है, ये आर्टिकल 36 से लेके 51 के बीच ये इसका मेंशन है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के डैश में समान नागरिक संहिता के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? कौन से भाग में? तो यह भाग 4, भाग 4। और इसका आर्टिकल क्या है? तो आर्टिकल है 44, आर्टिकल 44। भारतीय संविधान के किस भाग में कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया गया है? तो ये भी भाग 4 में ही है, भारत के नीति निर्देशक सिद्धांत। समान सिविल संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान सिविल संहिता का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 44। ये सब देखिए क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन 2-3 बार है, मतलब कि रिपीट हुआ है। देखिए एक बार एनटीपीसी में पूछा गया, आरआरबी जेई में पूछा गया, ग्रुप डी में पूछा गया। तो ये सब जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से एक बार देख के याद कर लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कौन भारत की रक्षा सेवाओं से संबंधित सभी मामलों के लिए संसद के प्रति सीधे जवाबदेही है? तो यह है रक्षा मंत्री। रक्षा मंत्री। किसने राजेंद्र प्रसाद के बाद भारत के राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया था? कौन थे? तो ये थे एस राधाकृष्णन। एस राधाकृष्णन। और ये पहले उपराष्ट्रपति थे, भारत के पहले उपराष्ट्रपति, और उसके बाद सेकंड राष्ट्रपति भी बने थे। और इन्हीं के जन्म दिवस पे मनाया जाता है शिक्षक दिवस। और इनको उपराष्ट्रपति बनने से पहले ही इनको ये मिल गया था भारत रत्न। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो इसका आंसर होगा 12। और लोकसभा में भी किया जाता था, लोकसभा में भी किया जाता था पहले 2, लेकिन अब वो खत्म हो चुका है। ठीक है, इसमें 2 किया जाता था लोकसभा में, बट ये खत्म कर दिया गया है। और ये जो लोकसभा में 2 सीट होता था, नॉमिनेटेड होता था राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में, ये खत्म कर दिया गया। कब खत्म किया गया? तो ये किया गया 2019 में। ठीक है, 2019 में। और ये एक अमेंडमेंट के थ्रू किया गया। तो जो अमेंडमेंट है वो अमेंडमेंट है 104वां। ठीक है, 104वां अमेंडमेंट जो है इसी के थ्रू खत्म कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन के अधीन किसी राज्य का बजट डैश के समक्ष पेश किया जाता है? तो कहाँ पे पेश किया जाता है? तो ये लोकसभा में पेश किया जाता है। कोई भी जो बजट होगा लोकसभा में पेश किया जाता है, राष्ट्रपति शासन के अधीन जब हो कोई राज्य। तो डैश भारत का पहला नागरिक होता है? कौन होते हैं? तो ये होते हैं राष्ट्रपति। और जो सेकंड नागरिक होते हैं वो होते हैं उपराष्ट्रपति। किस भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? तो ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनों दिनों तक प्रभावशाली रहता है? तो ये रहता है 6 महीने तक। ठीक है, 6 महीने। राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए उम्मीदवार की उम्र कितनी होनी चाहिए? तो होनी चाहिए इसके लिए 35 वर्ष। और जो प्रधानमंत्री यानी कि लोकसभा का जो इलेक्शन होता है उसके लिए 25 वर्ष होता है। ठीक है, 25 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो ये होता है राष्ट्रपति। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो इनका नाम है जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन। भारत के माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किस राज्य से संबंध रखते हैं? तो ये हैं उत्तर प्रदेश के। ठीक है, उत्तर प्रदेश।
और जब राष्ट्रपति बनने से पहले ये थे बिहार के राज्यपाल भी थे। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के डैश के अनुसार कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए पात्र नहीं होगा जब तक वह भारत का नागरिक ना हो, 35 वर्ष की आयु पूरी ना कर चुका हो और राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए योग्यता ना रखता हो। तो ये कौन से आर्टिकल में मेंशन है? तो यह है आर्टिकल 66। आर्टिकल 66। रामनाथ कोविंद ने भारत के 14वें राष्ट्रपति बनने के लिए किसे पराजित किया था? तो ये थी मीरा कुमार। ठीक है, मीरा कुमार थी। राष्ट्रपति की पॉकेट वीटो शक्ति के संदर्भ में ऐसी टिप्पणी क्यों की जाती है कि भारतीय राष्ट्रपति की जब अमेरिकी राष्ट्रपति की तुलना में बड़ी है? तो इसका आंसर जो है कि भारतीय राष्ट्रपति की अनिश्चित अवधि के लिए बिल पर कोई कार्रवाई या तो सकारात्मक या तो नकारात्मक ना करने की शक्ति। ठीक है, यही है इसका आंसर। फिर से इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं कि जो राष्ट्रपति की पॉकेट वीटो शक्ति के संदर्भ में ऐसी टिप्पणी क्यों की जाती है कि भारतीय राष्ट्रपति की जेब अमेरिकी राष्ट्रपति की तुलना में बड़ी है। ये टिप्पणी इसलिए की जाती है कि इसका आंसर भारतीय राष्ट्रपति की अनिश्चित अवधि के लिए बिल पर कोई कार्रवाई या तो सकारात्मक या नकारात्मक ना करने की शक्ति। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति का नाम बताएं जिन्होंने 1986 में भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के संबंध में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। तो इनका नाम है ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह। भारत गणराज्य में वित्तीय आपातकाल स्थिति डैश द्वारा घोषित की जाती है। तो ये राष्ट्रपति, कोई भी आपातकाल जो है ये राष्ट्रपति के द्वारा ही घोषित किया जाता है। तो वित्तीय आपातकाल अभी तक एक बार भी नहीं लगा है भारत में, और ये जो आर्टिकल है 360 में मेंशन है इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति पद चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो ये 35 वर्ष होती है। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में होने वाले विवाद में अंतिम फैसला लेने का अधिकार किसका होता है? तो जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं उनका चुनाव के संबंध में जो कोई भी विवाद है तो उस पर अंतिम फैसला लेने का अधिकार होता है सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, किसका होता है? सुप्रीम कोर्ट का। अगला क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति का पद कितने समय के लिए होता है? तो ये होता है 5 वर्ष के लिए। भारत में उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी विवाद पर निर्णय कौन लेता है? तो ये उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह से होता है? तो ये होता है संसद के दोनों सदनों से निर्वाचित सदस्यों द्वारा, मतलब कि जो एक है लोकसभा एक है राज्यसभा। ठीक है, तो दोनों में जितने भी एमपी हैं उनके द्वारा वोटिंग होती है, उसी अनुसार चुना जाता है उपराष्ट्रपति। अगला है, पहला लोकपाल विधेयक भारत की संसद में डैश में पेश किया जाता है। कोई भी लोकपाल विधेयक जो है पहला, तो ये कहाँ पे पेश किया गया था? कहाँ पेश किया गया था? कब पेश किया गया था? ये किया गया था 1968 में। 1968 में। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की शर्तें निर्धारित करने के लिए समक्ष प्राधिकारी कौन है? तो ये होते हैं संसद। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की सीटें की संख्या जो है 2025 से बढ़कर 545 की गई? तो ये की गई थी 31वीं संविधान संशोधन अधिनियम 1973। 31वें संविधान संशोधन अधिनियम 1973। जो रेलवे का एग्ज़ाम वगैरह होता है ना, तो उसमें किसी तरह का भी थोड़ा सा मतलब जो एक्सपेक्ट नहीं किया जाता उस तरह का भी उटपटांग थोड़ा सा पूछा जाता है। तो रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, इन सब चीज़ों के लिए जीएस को अच्छे से पढ़ना होता है, जीके जीएस को। अगला क्वेश्चन है, संसद के वर्तमान सत्र के निष्कासन को डैश कहते हैं? क्या कहते हैं संसद के वर्तमान सत्र के निष्कासन को? तो इसको कहते हैं स्थगन। क्या कहते हैं? स्थगन। अगला क्वेश्चन, संसद के 2 सत्रों के बीच का अधिकतम अंतराल हो सकता है कितने महीने का? तो ये होता है 6 महीने का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ओबीसी वर्ग में क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए नियुक्त समिति का नाम क्या था जिसने 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसे स्वीकार कर लिया गया था? तो इस समिति का नाम था रामनंदन समिति। रामनंदन समिति। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे और वह किस राजनीतिक दल से थे? तो जो पहले उप प्रधानमंत्री, तो ये जो उप प्रधानमंत्री थे पहले, इनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल और ये थे इंडियन नेशनल कांग्रेस से थे। भारत की संचित निधि से धनराशि व्यय की जा सकती है किसकी मंजूरी से? ये होती है संसद की मंजूरी से। अगला क्वेश्चन, भारत की समेकित निधि वह निधि है, जो भारत की समेकित निधि होता है, समेकित निधि वह निधि है जिसमें भारत सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त सभी धन जमा किए जाते हैं। जो भारत की जो समेकित निधि होती है वह निधि क्या होती है? तो वो होती है कि भारत सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त सभी धन जमा किए जाते हैं। अगला है, सूचना का अधिकार यानी आरटीआई अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ था? ये हुआ था 2005 में।
राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, एस राधाकृष्णन। राज्यसभा की सदस्यता पाने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो इसके लिए होनी चाहिए 30 वर्ष, 30 वर्ष। अपनी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के दौरान भारत का प्रधानमंत्री मतदान में भाग नहीं ले सकता यदि वह राज्यसभा का सदस्य है। मतलब जो अपनी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव, अगर किसी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है और वो भारत का प्रधानमंत्री है तो वो मतदान में भाग नहीं ले सकता। उसके लिए क्या रीज़न होना चाहिए? अगर वह राज्यसभा का सदस्य है तो। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो ये होता है 6 वर्ष, ठीक है, 6 वर्ष होता है। अगला है, भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है राज्यसभा को, और निम्न सदन कहा जाता है लोकसभा को। सांसद स्थानीय विकास योजना के तहत प्रत्येक सांसद को उनके अपने क्षेत्र का विकास करने के लिए निर्धारित वार्षिक राशि है कितनी? तो 5 करोड़ रुपया। जो सांसद होते हैं वो अपने इलाके में अगर विकास वगैरह करना चाहते हैं तो निर्धारित राशि जो होती है, वार्षिक राशि, ये 5 करोड़ होती है, मतलब उतना में ही करना है। अगला है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो यह है लोकसभा के प्रति, ठीक है। लोकसभा के सदस्य के रूप में योग्य होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 25 वर्ष। लोकसभा सदस्यों के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? तो ये भी 5 साल होती है। भारत की संसद में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इनका नाम था जीवी मावलंकर। क्या था? जीवी मावलंकर। उन्हीं का पूरा नाम है गणेश मावलंकर। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में उन सदस्यों की संख्या कितनी है जिन्हें राज्यों के विभिन्न चुनाव क्षेत्रों में सीधे जनता द्वारा चुना जाता है? तो ये है 530, 530, ठीक है, 530। टोटल होता है 550, टोटल 550 सीट है लोकसभा के लिए। फिलहाल अभी 543 है, 543 है, जिसमें कि 530 जो था ये स्टेट से चुना जाता है, और बाकी जो अभी 13 सीट जो है ये यूनियन टेरिटरीज के से चुना जाता है, ठीक है। और बाकी जो 7 रह गया ये जो है मतलब भारत का कुछ पार्ट, जैसे अभी पीओके हो गया, एलएसी हो गया, ये सब जो पाकिस्तान और चाइना के कब्ज़े में है, तो इसीलिए उन सारे जगहों के लिए छोड़ा गया है। बाकी वो सब जब भारत के हक में आएगा तो वहाँ पे भी इलेक्शन होंगे, तो उसी के लिए वो सब सीट रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, और 2 सीट जो होता था, पहले 2 सीट होता था, मतलब कि एंग्लो इंडियंस चुने जाते थे राष्ट्रपति के द्वारा 2 सीट लोकसभा में, तो वो अब खत्म कर दिया गया 104वां संविधान संशोधन के तरफ से, और राज्यसभा में अभी भी 12 चुने जाते हैं। लोकसभा में भारत के संविधान के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों में से कितने अधिकतम सदस्य हो सकते हैं? तो ये हो सकता है 20, लेकिन अभी 13 ही है। लोकसभा की बैठक के गठन के लिए आवश्यकता कोरम सदन के कुल सदस्यों का कितना भाग होता है? तो ये होता है 10वां भाग, ठीक है। जो लोकसभा के बैठक के गठन के लिए जो आवश्यक कोरम सदन होता है, कोरम सदन, उसके लिए सदस्यों का मतलब कितना भाग होता है? तो ये 10वां भाग होता है। लोकसभा के संदर्भ में सदन का नेता का अर्थ किसको कहा जाता है? सदन का नेता, तो ये कहा जाता है प्रधानमंत्री को, ठीक है। 2014 में कौन सी लोकसभा की चुनाव हुई थी? तो ये हुई थी 16वीं, ठीक है, 2014 में। किस प्रधानमंत्री की मृत्यु के बाद गुलजारी लाल नंदा ने दूसरी बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला था? ये थे लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री की मतलब आकस्मिक मृत्यु हो जाती है जब वो गए हुए थे वहाँ पे, ताशकंद गए हुए थे, तो वहीं पे उनकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, तो उसी के बाद गुलजारी लाल नंदा को चुना गया था दूसरी बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है कि कौन से भारतीय प्रधानमंत्री ने संसद का सामना नहीं किया? तो है चरण सिंह, ठीक है, चरण सिंह। किसने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबी अवधि तक सेवा प्रदान की है? तो यह जवाहरलाल नेहरू। और दूसरे नंबर पर अभी नरेंद्र मोदी हैं। अगर अगले बार फिर से अगर वो इलेक्शन जीत के आते हैं तो सबसे ज़्यादा टाइम तक प्रधानमंत्री रहने वाले फिर मोदी हो जाएंगे। अगला है, कौन से पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के समय उप प्रधानमंत्री थे? तो ये थे चरण सिंह। एक व्यक्ति जो संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं है उसे मंत्रिपरिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, किंतु उन्हें दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य डैश में होना होगा, तो 6 महीने के अंदर, ठीक है। मतलब अगर किसी को बनाया गया, अगर मान लीजिए कोई मंत्री, और वो ना ही लोकसभा से एमपी है ना ही राज्यसभा से एमपी है, तो उनको बनाना होगा, मतलब तो कितने टाइम के अंदर? तो ये 6 महीने के अंदर। जैसे कि अभी फिलहाल एस जयशंकर हैं, ये कोई इलेक्शन वगैरह नहीं लड़ते लोकसभा का, लेकिन उनको वो राज्यसभा से हैं। वैसे ही निर्मला सीतारमन है, तो इस तरह से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में किस स्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो कौन से स्थान से? तो ये वाराणसी से, वहीं से इलेक्शन लड़ते हैं वो। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक
किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो यह 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन, भारत के किस प्रधानमंत्री ने लाल किले से राष्ट्रीय झंडा सर्वाधिक बार फहराया है? तो ये जवाहरलाल नेहरू। जो ज़्यादा बार प्रधानमंत्री ज़्यादा टाइम तक रहेगा ऑब्वियसली वही फहराएंगे। भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है प्रधानमंत्री को। राज्य के गवर्नर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। किसके? राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। अगला क्वेश्चन है, भारतीय गणराज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है उपराज्यपाल। उपराज्यपाल मतलब जो यूनियन टेरिटरीज होता है तो वहाँ का जो प्रशासनिक प्रमुख होता है उसको उपराज्यपाल कहा जाता है, यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर। भारत में किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? तो ये होती है 35 वर्ष। 35 वर्ष। भारत में किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो ये थी सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी। भारत के किसी राज्य के मुख्यमंत्री बनने हेतु न्यूनतम आयु क्या है? तो ये भी 25 वर्ष होती है। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद अगर रिक्त हो तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? तो ये करेगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। देश के किस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार सबसे बड़ा है? तो यह है गुवाहाटी उच्च न्यायालय का। गुवाहाटी हाईकोर्ट का जो मतलब क्षेत्राधिकार है जहाँ की जिसके अंडर आता है वो सारा जगह, तो वो सबसे ज़्यादा है गुवाहाटी का। ठीक है, गुवाहाटी हाईकोर्ट का। अब अगला है, भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद डैश सर्वोच्च न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, शक्तियों, अधिकार क्षेत्र और प्रक्रियाओं का वर्णन करते हैं। तो कौन से आर्टिकल के बीच है? तो यह है 124 से लेके 127 आर्टिकल। ठीक है, 124 से लेके 127 आर्टिकल के बीच है भाग 5, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, शक्ति, अधिकार क्षेत्र और प्रक्रियाओं का वर्णन करता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में योग्य होने के लिए एक व्यक्ति को उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट में कितने वर्ष की न्यूनतम अवधि तक कार्य का अनुभव होना चाहिए? तो इसका आंसर होगा 10 वर्ष। कितने वर्ष? 10 वर्ष। भारत का उच्चतम न्यायालय इस दिन अस्तित्व में आया था। किस दिन आया था? तो यह आया था 28 जनवरी 1950। 28 जनवरी 1950। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों में की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं मतलब उसकी रिटायरमेंट एज क्या होती है? तो ये होती है 65 साल। उच्च न्यायपालिका की पहली मुस्लिम महिला न्यायमूर्ति कौन थी? तो इनका नाम है न्यायमूर्ति फातिमा बीबी। भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो यह है कलकत्ता हाईकोर्ट। ठीक है, कलकत्ता उच्च न्यायालय। भारतीय संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण करने का अधिकार किसके पास होता है? तो यह होता है राष्ट्रपति के पास। संसद और राज्य विधानसभा की विधायी अतिरेक की जांच डैश के जरिए की जाती है? तो ये की जाती है न्यायिक समीक्षा के द्वारा। न्यायिक समीक्षा के जरिए। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है राष्ट्रपति। जो इलेक्शन चीफ होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसका नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से कौन हटा सकता है? तो ये संसद के दोनों सदन। संसद के दोनों सदन। स्वतंत्र भारत का प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो ये हुआ था 1951 1952 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सीईसी का अर्थ क्या होता है? तो सीईसी का अर्थ होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर। योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी 1950 में, बट इसका नाम अब हो गया है, क्या हो गया इसका नाम? नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग। और इसके हेड जो होते हैं, इसके चेयरमैन, ये होते हैं प्रधानमंत्री। और इसका एक मतलब पहले इसी का नाम हुआ करता था मतलब योजना आयोग, अब ये नीति आयोग हो गया है। आगे है, भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? तो यह है दिल्ली। डैश की सिफारिश की निर्णय लेने की शक्ति को विकेंद्रीकृत किया जाना चाहिए और निर्वाचित स्थानीय निकायों की। अगला क्वेश्चन है, डैश ने सिफारिश की निर्णय लेने की शक्ति को विकेंद्रित किया जाना चाहिए और निर्वाचित स्थानीय निकायों की स्थापना की जानी चाहिए। तो ये थे बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति। डैश भारत में पंचायती राज संस्थान स्थापित करने वाला पहला राज्य है? तो यह है राजस्थान। लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं को पुनः स्थापना के लिए राजीव गांधी द्वारा 1986 में गठित
समिति का नाम क्या था? तो इसका नाम था LM सिंघवी समिति, LM सिंघवी समिति। अगर पंचायत स्थगित है तो चुनाव होगा कितने दिनों के अंदर? तो ये होगा 6 महीने के अंदर। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में सेकुलर शब्द को किस संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया था? तो यह है 42वां संविधान संशोधन, इसी को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के अनुसार संशोधन किया गया था? तो ये 42वां संविधान संशोधन। श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के दौरान अभिनीत डैश को महत्वपूर्ण और बड़ी संख्या वाले परिवर्तनों की वजह से मिनी संविधान के रूप में माना जाता है। तो ये 42वां संविधान संशोधन है। इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए थे, तो इसीलिए इसको मिनी संशोधन कहा जाता है, मिनी संविधान। मई 2015 तक संविधान में संशोधनों की कुल संख्या क्या थी? तो ये थी 100। ठीक है, कितनी थी? 100 थी। अगला क्वेश्चन, संविधान का कौन सा संशोधन सरकार में निजी उच्च शिक्षा संस्थानों के रूप में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण प्रदान करता है? तो ये कौन सा संविधान संशोधन है? तो ये है 93वां। ठीक है, 93rd संविधान संशोधन, 93rd। अगला है 2017 के अंत तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? है 22। केरल की राजभाषा क्या है? है मलयालम। गोवा की कार्यकारी भाषा क्या है? है कोंकणी। नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है? है अंग्रेजी। भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा प्रदान करता है? यह अनुच्छेद 343। भारतीय संविधान के अनुसार अटर्नी जनरल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? यह होता है अनिश्चित। भारत के अटर्नी जनरल यानी कि हिंदी में उसको कहा जाता है महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? यह करता है राष्ट्रपति। किस विधि अधिकार के पास संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है? यह महान्यायवादी यानी अटर्नी जनरल का होता है। शिवसेना किस राज्य की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है? यह है महाराष्ट्र की। NT रामाराव ने तेलुगु देशम पार्टी कब स्थापित की थी? ये की थी 19 मार्च 1982 को, 19 मार्च 1982 को। कल्वा कुंतला चंद्रशेखर राव किस राजनीतिक दल से के नेता हैं? तो ये हैं तेलंगाना राष्ट्र समिति, मतलब इसी का शॉर्ट में है के चंद्रशेखर राव। आगे है राष्ट्रीय आपातकाल के बाद सत्ता में आने वाली राजनीतिक पार्टी थी कौन थी? तो ये थी जनता पार्टी। अगला क्वेश्चन, बहुजन समाज पार्टी को डैश के प्रतीक के द्वारा पहचाना जाता है? तो इसका जो है प्रतीक है ये हाथी है, और इसी पार्टी के जो मुख्यमंत्री थी वो थी मायावती, उत्तर प्रदेश। कौन से भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक दल का नेतृत्व ममता बनर्जी करती है? तो यह है तृणमूल कांग्रेस, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। बीजू जनता दल किस भारतीय राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? तो यह है उड़ीसा की, और इसी के मुख्यमंत्री थे नवीन पटनायक। अब ये नहीं रहे हैं वहाँ के नवीन मुख्यमंत्री। भारतीय राजनीतिक गठबंधन NDA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो ये किया गया था 2012 में। राजनीतिक नेता नीतीश कुमार किस भारतीय राज्य से है? तो यह है बिहार से, और इनके पार्टी का नाम है JDU। क्या है? JDU, जनता दल यूनाइटेड। कौन सा जीव भारत का राष्ट्रीय जल जीव है? तो यह है गंगा नदी का डॉल्फिन मछली। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? तो यह लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अब थोड़े से क्वेश्चन लगता है बचे हैं। वर्तमान में प्रचलित भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा किया गया था? तो ये थे पिंगली वेंकैया। भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है? तो यह है फील्ड हॉकी। संस्कृत शब्द सत्यमेव जयते लिया गया था कहाँ से? तो लिया गया था मुंडकोपनिषद से। भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? तो यह है रविंद्रनाथ टैगोर। संविधान के अनुसार तिरंगे की लंबाई एवं चौड़ाई के बीच का अनुपात होना चाहिए कितना? तो 3:2। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया बहुत सारे एग्जाम्स में। भारतीय महिला आयोग का प्रथम पुरुष सदस्य कौन था? तो ये थे आलोक रावत। 1953 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग डैश की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था? तो ये थे काका कालेलकर। किस वर्ष प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी? तो ये हुई थी 1953 में। अगला क्वेश्चन, अच्छा इतना ही क्वेश्चन था, 370 क्वेश्चन। ठीक है, तो इसी के साथ ये लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। इसका PDF मैं इस लेक्चर के कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दूंगा एक लिंक, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें टोटल 370 क्वेश्चन थे,
तो और सारे क्वेश्चन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो देखिएगा, एक पहला पार्ट है, फिर ये अभी जो वीडियो है ये जो आप देख रहे हैं ये दूसरा पार्ट है। तो दोनों देखिएगा, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं अच्छे अच्छे, और ये सारे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, मतलब रिपीट होते रहता है। तो एक बार देख लीजिएगा, आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और इतना ही था इस वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद।